गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज मैं लेकर आया हूँ 4 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किन प्रक्रियाओं को भारत चयन मानदंड का हिस्सा बनाने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है योयो टेस्ट और डेक्सा को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आगामी वनडे वर्ल्ड कप को लेकर रोडमैप को तैयार करने के लिए बैठक की। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले किए गए। इनमें से ज़्यादातर फैसले खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर किए गए। अब योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट खिलाड़ियों के राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए ज़रूरी कर दिया गया है। योयो टेस्ट में कोरोना के दौरान खिलाड़ियों के मेंटल हेल्थ को देखते हुए नरमी बरती गई थी। टीम चयन के लिए जरूरी इस टेस्ट को लगभग हटा दिया गया था। हालांकि अब इसे योयो टेस्ट को जरूरी कर दिया गया है। साथ ही डेक्सा, जिसे ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्ब्ड मियोमेट्री कहते हैं, इस लागू किया गया है। अब जानते हैं कि योयो टेस्ट क्या है और भारतीय क्रिकेट में इसकी कब शुरुआत हुई थी। योयो टेस्ट बीप टेस्ट जैसा होता है। ये एक रनिंग टेस्ट होता है जिसमें दो सेटों के बीच दौड़ लगानी होती है। दो सेटों के बीच की दूरी 20 मीटर होती है। यह करीब करीब क्रिकेट पिच की लंबाई के बराबर है। इस दौरान खिलाड़ियों को एक सेट से दूसरे सेट तक दौड़ना होता है और फिर दूसरे सेट से पहले सेट तक आना होता है। एक बार इस दूरी को तय करने पर एक शटल पूरा होता है। टेस्ट की शुरुआत 5वें लेवल से होती है। ये 23वें लेवल तक चलता रहता है। हर एक शटल के बाद दौड़ने का समय कम होते रहता है, लेकिन दूरी में कमी नहीं होती है। भारतीय खिलाड़ियों के योयो टेस्ट में 23 में से 16-5 स्कोर लाना होता है। योयो टेस्ट का आविष्कार डेनमार्क के फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेंस बेंग्सवो ने 1990 के दशक में किया था। इसे इंटरमिटेंट रिकवरी टेस्ट योयो टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य खेलों ने योयो टेस्ट को अपनाना शुरू कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने यह टेस्ट 2017 में जोड़ा था। तब स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच शंकर बसु ने इस टेस्ट को भारतीय टीम पर लागू किया था। तो अब हम जानते हैं डेक्सा क्या है। डेक्सा टेस्ट हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट के जरिए डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्ब्ड मियोमेट्री डेक्सा मशीन की मदद से हड्डियों के डेंसिटी को परखा जाता है। इसके अलावा डेक्सा टेस्ट से हड्डियों की कमजोरी की वजह का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट के जरिए हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि बीसीसीआई ने योयो टेस्ट और डेक्सा को अनिवार्य कर दिया है और योयो टेस्ट का आविष्कार डेनमार्क के फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेंस बेंग्सवो ने 1990 में किया था और भारतीय क्रिकेट टीम ने 2017 में जोड़ा था। तब स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच शंकर बसु ने इस टेस्ट को भारतीय टीम पर लागू किया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा केरल के कन्नूर में। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा 1 से 3 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है और इसकी मेजबानी कन्नूर विश्वविद्यालय केरल द्वारा की जा रही है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और अन्य राज्यों और विदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इससे पहले 26 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की थी कि उनका निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया है। तो इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन केरल के कन्नूर में किया गया 1 जनवरी 2023 को। कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया और इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिलिंग द्वारा 1 से 3 जनवरी तक किया जा रहा है और इसकी मेजबानी कर रहा है कन्नूर विश्वविद्यालय। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद पेशेवरों हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह है स्मार्ट। इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो आइए ज़रा जानते हैं स्मार्ट के बारे में। आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित
करने और आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 जनवरी 2023 को स्मार्ट स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल कार्यक्रम शुरू किया। स्मार्ट कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली NCISM और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस CCRAS द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। दोनों संस्थान केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान विचारों की पहचान, समर्थन और प्रचार करने में उद्देश्य से प्रस्तावित पहल की परिकल्पना की गई है। NCISM के अध्यक्ष वैद्य जयंत देव पुजारी और CCRAS के महानिदेशक प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने NCISM के आयुर्वेद बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर BS प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत में हर साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जान लेते हैं केंद्रीय आयुष मंत्रालय के बारे में। आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। यह आयुर्वेद, प्रयोग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने जाना कि आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका पूरा नाम है स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, और ये हुआ था 2 जनवरी 2023 को। और इसको शुरू किया था भारतीय चिकित्सा प्रणाली NCISM और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस CCRAS द्वारा। और ये दोनों संस्थान केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और भारत में हर साल 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो इसका उत्तर है मिशन 929। तो आइए जानते हैं मिशन 929 क्या है। त्रिपुरा में इसी साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। मतदान को 90% से ऊपर ले जाने के लिए आयोग मिशन 929 पर कार्य कर रहा है। इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इन बूथों पर 89% से कम मतदान दर्ज किया गया था। अब मतदान बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के अलावा चुनाव अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे वोट डालने की अपील करेंगे। इसी बीच उन्होंने विकलांगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की है। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में। चुनाव अधिकारी के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हील चेयर और अलग कतार जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी। इसके अलावा विशेष सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि मतदाता अपना वोट डाल सके। उन्होंने कहा इन प्रयासों का लक्ष्य 92% मतदान हासिल करना है। उन्होंने बताया शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आयोग मिशन 0 पोल वायलेंस पर भी काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान कराने के लिए मिशन 929 पर काम जारी है। इसके तहत 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान दिया गया है, जिन पर 2018 विधानसभा चुनाव में 79% से कम मतदान किया गया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका उत्तर है 65वां। तो आइए जरा हम DRDO के बारे में जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO को स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत के महानिदेशकों और DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की आवक्ष प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर SV कामत ने DRDO बिरादरी को संबोधित किया। उन्होंने R&T उत्कृष्टता के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता
की पुष्टि की और रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के बारे में जानकारी दी। तो आइए हम जरा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के बारे में जानते हैं। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। यह कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर काम कर रहा है, जिनमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर हाइपरसोनिक तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार शामिल है। भारतीय सेना के लिए DRDO की पहली परियोजना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, जिसे प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से जाना जाता है। स्थापना के बाद से DRDO ने प्रमुख प्रणालियों और महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे विमान, एवियोनिक्स, UAVs, छोटे हथियार, आर्टिलरी सिस्टम, EW सिस्टम, टैंक और बख्तरबंद वाहन, सोनार सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल सिस्टम विकसित करने में कई सफलताएं हासिल की है। इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है। यह साल 1958 में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में और इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। UPI ने दिसंबर में रिकॉर्ड कितने लेन देन का प्रोसेस किया? 7.82 अरब लेन देन का प्रोसेस किया। देश में डिजिटल पेमेंट के मोर्चे पर शानदार रुझान देखा जा रहा है और इसकी एक झलक UPI भुगतान के आंकड़ों को देखकर जानी जा सकती है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI के जरिए दिसंबर में रिकॉर्ड 12.82 लाख करोड़ रुपए कीमत के पेमेंट किए गए। इस दौरान ट्रांजैक्शन की संख्या 782 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वित्तीय सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने ट्वीट किया कि देश में डिजिटल भुगतान क्रांति लाने में UPI का बड़ा योगदान है। दिसंबर 2022 में UPI लेन देन 782 करोड़ रुपयों को पार कर 12.82 लाख करोड़ रुपए रहा। UPI के जरिए भुगतान अक्टूबर में 12 लाख करोड़ रुपए के पार गया था। नवंबर में इस प्रणाली के जरिए 730.9 करोड़ लेन देन हुए थे और इनका मूल्य 11.90 लाख करोड़ रुपए था। नकदी रहित लेन देन का यह किफायती माध्यम महीने दर महीने लोकप्रिय हो रहा है और अब 381 बैंक यह सुविधा देते हैं। स्पाइस मनी के संस्थापक दिलीप मोदी ने कहा कि बीते एक साल में UPI लेन देन संख्या और मूल्य दोनों के लिहाज से बहुत तेजी से बढ़ा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही सुविधाजनक है। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिहाज से यह बहुत ही उपयोगी है। इस क्वेश्चन में हमने जाना कि UPI ने दिसंबर में रिकॉर्ड 7.82 अरब के लेन देन प्रोसेस किया, जिसका 12.82 लाख करोड़ रुपए की कीमत हुई और अक्टूबर में सिर्फ 12 लाख करोड़ रुपए के पार गया था। नवंबर में इस प्रणाली के जरिए 730.9 करोड़ लेन देन हुए थे और इनका मूल्य 11.90 लाख करोड़ रुपए था और अब यह 381 बैंक यह सुविधाएं देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो इसका उत्तर है 20वां देश बना है। क्रोएशिया को 1 जनवरी 2023 से पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया, जिसके बाद उसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है। लगभग 40 लाख की आबादी वाले क्रोएशिया ने अपनी कुना मुद्रा को अलविदा कह दिया। इसके साथ वह यूरोजोन का 20वां सदस्य देश भी बन गया। रिपोर्ट्स के अनुसार बाल्कन देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग एक दशक बाद यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि शेंगन क्षेत्र में अभी तक 26 सदस्य थे, जिनके बीच आवाजाही के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। यानी इन देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ना वीज़ा लेना होता है और ना ही किसी परमिट की ज़रूरत होती है। इसमें अभी तक बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, आयरलैंड और साइप्रस ही जैसे यूरोपीय संघ के सदस्य थे जो शेंगन के सदस्य नहीं थे, लेकिन अब क्रोएशिया को शेंगन क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। भाई
आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein कुछ ऐसे देश है जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है लेकिन शेंगन इलाके में शामिल है। क्रोएशिया द्वारा यूरो मुद्रा अपनाने और शेंगन क्षेत्र में शामिल होने को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि यूरो को अपनाने से क्रोएशिया की अर्थव्यवस्था को ऐसे समय में मदद मिलेगी जब फरवरी में यूक्रेन और रूस के आक्रमण के बाद से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जिससे ईंधन और खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है। यूरो को अपनाने से क्रोएशिया को इस मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले 19 अन्य देशों और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के सहारे वित्तीय संबंधों से होने वाले लाभ भी मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना है, जो 1 जनवरी 2023 से मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया है और इसकी आबादी लगभग 40 लाख थी और इसकी मुद्रा पहले थी कुना। तो शेंगन क्षेत्र अभी तक 26 सदस्य देश है जिनके बीच आवाजाही के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी, यानी इन देश के लोग एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ना वीज़ा लेना होता है, ना किसी परमिट की ज़रूरत होती है। तो ये है शेंगन क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अमित शाह ने किस राज्य में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी? तो वो रखी है कर्नाटक राज्य में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी। यह देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का छठा CDTI होगा। CDTI का देवनहल्ली केंद्र पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप की फॉरेंसिक जरूरतों को पूरा करेगा। अब हम केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान के बारे में जान लेते हैं। देश में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत 5 कार्यरत केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान CDTI है। पहला CDTI कलकत्ता में 1958 में स्थापित किया गया था। अन्य हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और गाजियाबाद में स्थित है। CDTI का उद्देश्य डिप्टी SSP रैंक तक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। सेवाकालीन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य फॉरेंसिक विज्ञान में विभिन्न विकासों के साथ पुलिस जांच अधिकारियों को परिचित कराकर इस देश में अपराध के जांच के स्तर में सुधार करना है। उन्हें आधुनिक अपराधी के कौशल और संसाधनों से मेल खाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पुलिस कर्मियों को वैज्ञानिक तरीकों और नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की सहायता लेने के लिए सिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने देखा कि अमित शाह ने कर्नाटक में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी, जो रखी 31 दिसंबर 2022 को, और यह देश का छठा CDTI होगा। और पहला CDTI कलकत्ता में स्थापित किया गया था और उसके बाद हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और गाजियाबाद में स्थापित किया गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत से कॉफी का निर्यात बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका उत्तर है लगभग 2% के बराबर बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। तो देखते हैं ये कैसे हुआ। देश का कॉफ़ी निर्यात 2022 में 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया। कॉफ़ी बोर्ड ने यह जानकारी दी है। भारत कॉफ़ी का एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। वर्ष 2021 में निर्यात 3.93 लाख टन रहा था। मूल्य के लिहाज से कॉफ़ी का निर्यात पिछले साल के 6,984.67 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2022 में बढ़कर 8,762.47 करोड़ रुपए का हो गया। भारतीय इंस्टेंट कॉफ़ी यानी तैयार कॉफ़ी पाउडर के अलावा रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का निर्यात करता है। बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रोबस्टा कॉफ़ी का निर्यात पिछले वर्ष के 2,20,997 टन से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2022 में 2,20,974 टन रह गया।
इसी तरह अरेबिका कॉफ़ी किस्म का निर्यात भी 50,292 टन से 11.43% घटकर 44,542 टन रह गया। हालांकि इंस्टेंट कॉफ़ी का निर्यात वर्ष 2022 में 16.73% बढ़कर 35,800 टन हो गया, जो पिछले वर्ष 29,819 टन था। आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2022 में लगभग 99,513 टन कॉफ़ी का पुनः निर्यात किया गया था, जो पिछले वर्ष के 92,235 टन से अधिक था। इटली, जर्मनी और रूस भारतीय कॉफ़ी के प्रमुख निर्यात गंतव्य है। फसल वर्ष 22-23 अक्टूबर-सितंबर में कॉफ़ी उत्पादन 3,93,400 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 3,42,000 टन का उत्पादन हुआ था। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि भारत का कॉफ़ी निर्यात बढ़कर 2% बढ़कर लगभग 4 लाख टन पर पहुंच गया है और इसमें 1.66% की वृद्धि हुई है और 2021 में निर्यात 3.93 लाख टन था और भारत इंस्टेंट कॉफ़ी यानी कॉफ़ी पाउडर के अलावा रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों का निर्यात करता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए किस तंत्र का प्रस्ताव दिया? तो इसका उत्तर है एक स्वनियामक तंत्र का। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक स्वनियामक तंत्र, खिलाड़ियों का अनिवार्य सत्यापन और भारत में स्थायी पता प्रस्तावित किया है। 2 जनवरी को ऑनलाइन गेमिंग विनियमों का मसौदा जारी कर दिया गया है और अगले सप्ताह से परामर्श शुरू हो जाएगी। अंतिम निर्णय फरवरी की शुरुआत में आने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 17 जनवरी तक मसौदा नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के दायरे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां आएगी। इनमें भारतीय कानून का पालन न करने वाले ऑनलाइन गेम को होस्ट करने, प्रदर्शित करने, अपलोड करने, प्रकाशित करने और साझा करने से उपयोगकर्ताओं को रोकने के उचित प्रयास शामिल है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का काम इंटरनेट के सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के लिए नियम बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अगर वे सट्टेबाजी में शामिल है तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। गैम्बिंग कंपनियां अपने उपयोगकर्ताओं को जमा की वापसी से संबंधित अपनी नीति, जीत के निर्धारण और विवरण की विधि, देय शुल्क और अन्य शुल्क और उपयोगकर्ता खाता पंजीकरण के लिए केवाईसी प्रक्रिया के बारे में सूचित करेगी। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि गेमिंग कंपनियों के लिए स्वनियामक तंत्र बनेगा जो खिलाड़ियों का अनिवार्य सत्यापन और भारत में स्थायी पता प्रस्तावित कर देगा। इनमें भारतीय कानून का पालन न करने वाले ऑनलाइन गेम को होस्ट करने, प्रदर्शित करने और अपलोड करने और प्रकाशित करने और साझा करने से उपयोगकर्ता को रोका जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है प्रज्वला। तो आइए जानते हैं प्रज्वला चैलेंज के बारे में। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। यह उन प्लेटफॉर्मों में से एक है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र और समुदाय आधारित संगठनों से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। 29 दिसंबर को ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की। इसके लिए आवेदन 29 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक मंगाए गए हैं। यह मिशन नवीन प्रौद्योगिकी समाधान, समावेशी विकास, मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप, बढ़ी हुई महिला उद्यमिता, लागत प्रभावी समाधान, स्थिरता, स्थान आधारित रोजगार,
स्थानीय मॉडल आदि के बारे में विचारों और समाधानों की तलाश कर रहा है। चुने गए विचारों को मिशन द्वारा स्वीकार किया जाएगा और एक विशेषज्ञ पैनल से मेंटरशिप सपोर्ट और स्केल अप करने के लिए इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। शीर्ष 5 विचारों को 2 लाख रुपए प्रति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। अब हम DAY/NRLM के बारे में जान लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक है और इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने में सक्षम बनाया जा सके। मिशन ने अब तक स्वयं सहायता समूह और उनके संघों की 8 करोड़ 70 लाख से अधिक महिलाओं को शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY/NRLM ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से किया है। यह उन प्लेटफॉर्म में से एक है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र और समुदाय आधारित संगठनों से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके लिए आवेदन 29 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक मंगाए गए हैं और शीर्ष 5 विचारों को 2 लाख रुपए प्रत्येक के साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है 12। RBI ने महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में किन बैंकों ने जगह बनाई है? तो इसका उत्तर है SBI और निजी क्षेत्र के ICICI बैंक और HDFC बैंक ने। RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के SBI और निजी क्षेत्र के ICICI बैंक और HDFC बैंक को फिर से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों DSIB के रूप में चुना। SIB ऐसे बैंकों को कहा जाता है जो टू बिग टू फेल TBTF की श्रेणी में आता है, यानी इस बैंक के फेल होने का असर व्यापक होता है। TBTF दर्जा के चलते फेल होने पर सरकार ऐसे बैंकों की मदद करती है। SIB दर्जा की वजह से ऐसे बैंक वित्त पोषण बाजार से में भी कुछ फायदा उठाते हैं। इससे पहले 2021 में भी RBI ने इन तीनों बैंकों को DSIB के रूप में चुना था। RBI ने 31 मार्च 2022 तक बैंकों से मिले डाटा के आधार पर इन तीनों बैंकों का चयन किया है। केंद्रीय बैंक ने 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से DRBI के संबंध में फ्रेमवर्क जारी किया था। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक को उसी मार्केटिंग ढांचे के तहत व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों DSIB के रूप में जाना जाता है, जैसा कि 2021 में DSIB की सूची में था। तो ज़रा हम जानते हैं कि ये योजना क्या है। तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2015-16 में SBI और ICICI बैंक को DSIB के रूप में घोषित किया था। 31 मार्च 2017 तक बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर HDFC बैंक को भी DSIB के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मौजूदा अपडेट 31 मार्च 2022 तक बैंकों से जुटाए गए डेटा पर आधारित है। DSIB से निपटने के लिए ढांचा जुलाई 2014 में जारी किया गया था। ढांचे के लिए RBI को 2015 में शुरू होने वाले DSIB के रूप में नामित बैंकों के नामों का खुलासा करना होगा और इन उधारदाताओं को उनके प्रणालीगत महत्व स्कोर SIS के आधार पर उपयुक्त बकेट में रखना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती कब बनाई गई? तो वो है 3 जनवरी को। तो हम जरा जान लेते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में।
वह शिक्षा और साक्षरता के माध्यम से महिलाओं और अछूतों को सशक्त बनाने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फूले के बारे में हम जानते हैं तो सावित्रीबाई फूले का जन्म नयागांव महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह ज्योतिराव फूले की पत्नी थी, जो एक कार्यकर्ता और समाज सुधारक भी थे। लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल भिडेवाड़ा पुणे में 1848 में सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फूले की मदद से स्थापित किया था। उन्हें मुख्य रूप से ज्ञान ज्योति, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने दलितों के और निम्न जाति की महिलाओं के लिए स्कूल भी स्थापित किए और सभी का वजीफा देकर स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन के तहत हमने जाना कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती बनाई गई, जिनका जन्म हुआ था नयागांव महाराष्ट्र में 3 जनवरी 1831 को। और लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल भिडेवाड़ा पुणे में 1848 में सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फूले की मदद से स्थापित किया था। उन्हें मुख्य रूप से ज्ञान ज्योति, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के रूप में याद किया जाता है। सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की भी शुरुआत की थी। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।